नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी से इंसर्ट संतोष गावंडे में। तो हम अब इकोनॉमी की पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ पर हमने कल माइक्रो इकोनॉमिक के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया और उसके हमारे कुछ क्वेश्चन बाकी है जिनको मतलब हम इस क्लास के लास्ट एंडिंग में उसको देखेंगे। लगभग वहाँ पर 2010 से 1955 तक के क्वेश्चन के बाकी है। मतलब आज हम थोड़ा फ्रेश टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हम सरकारी बजट और उसकी सरकारी लेखा प्रणाली इस टॉपिक के जितने संबंधित पीवाईक्यू है उनको एक बार देख लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आज की क्लास को शुरुआत कर देते हैं। देखिए, पीवाईक्यू एनालिसिस करते हुए इकोनॉमिक में ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत थी कि लास्ट के लगभग 10-15 सालों का ट्रेंड यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि इकोनॉमिकली कुछ ये थोड़ा करंट बेस्ड टॉपिक है, यहाँ पर कुछ घटनाएं बदलती रहती है, तो थोड़ा जो ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहते हैं। इसी कारण हम ज़्यादा फोकस लगभग लास्ट के 15 सालों के क्वेश्चन पर ज़्यादा देंगे और जो बाकी लगभग उसके पीछे के 15 साल के क्वेश्चन हैं उनके मतलब हम जहाँ पर की टर्म है उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो वही आज हम सरकारी बजट और सरकारी लेखा परीक्षा इस टॉपिक की पीवाईक्यू का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक से संबंधित 2024 का पहला क्वेश्चन यह था, केंद्रीय वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते। देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट प्रस्तुत करते। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री अब यहाँ पर क्या कहते हैं, बाकी ऑप्शन के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पर पहला जान लेंगे केंद्रीय बजट। देखिए, ये पोर्शन थोड़ा सा पॉलिटी से जुड़ा हुआ पोर्शन, यहाँ पर कुछ पॉलिटी के की टर्म में यहाँ में देखनी पड़ेगी। केंद्रीय बजट जो है वो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में इसका प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति जो है वह वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा, फिर पहले ऑप्शन के बारे में अगर देखें तो आप यहाँ पर कहा जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से संसद के दोनों सदनों के समक्ष बजट प्रस्तुत करते। देखिए, प्रधानमंत्री की ओर से तो प्रस्तुत नहीं करता है, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से वह रखता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं, भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से वह रखा जाता है। ठीक है, इसी कारण पहला कथन हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जाती है। जी बिल्कुल सही, इसके लिए एक पूरा आर्टिकल ही है। आर्टिकल 113 में ये प्रावधान किया गया है कि अनुदानों की जो मांग है वह राष्ट्रपति की सिफारिश, अनुदान की मांग करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी। यह प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसी कारण हमारे यहाँ पर जो आंसर होता है वो केवल 2, यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट अगेन 2022 का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। और यहाँ पर अब हमें कहा गया है, घरेलू वित्तीय बचत का एक हिस्सा सरकारी उधारी की ओर से जाता है। देखिए, अब घरेलू वित्तीय यहाँ पर देखिए वो जाता है नहीं जाता है, इसके पहले जानने से पहले यहाँ पर हमें पहले की टर्म जानना पड़ेगा कि घरेलू वित्तीय बचत आखिरकार होती क्या है। तो देखिए, घरेलू वित्तीय बचत ये जो भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक द्वारा रखी गई सेविंग कहाँ पर, जो बैंकों वगैरह में सेविंग रखी जाती है वो हमारी घरेलू वित्तीय बचत है। ठीक है, इसकी बड़ी मात्रा कहाँ पर जाती है, तो इसकी सबसे बड़ी मात्रा टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल, ये लगभग केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जाती है। लगभग ये 5 साल से 40 साल तक के लिए ये जारी किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनकी खरीद यानी यहाँ पर इनका निवेश किया जाता है। यहाँ पर इनका जो निवेश है वह किया जाता है घरेलू वित्तीय बचत का।
ठीक है, इसका ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है। नीलामी में बाजार से संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक बनाती है। तो यहाँ पर दूसरी यहाँ पर की टर्म है कि दिनांकित प्रतिभूतियां। दिनांकित प्रतिभूतियां क्या होती है? दिनांकित प्रतिभूतियां यह तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म गवर्नमेंट सेक कहते हैं। और यह भी लगभग, सॉरी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो ट्रेजरी बिल रहते हैं वह लगभग 1 साल से कम अवधि के लिए रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई थी। हाँ, जो दिनांकित प्रतिभूतियां लगभग को 5 से 40 साल तक 5 से लगभग 40 साल तक के लिए जारी की जाती है। और लगभग इसमें गवर्नमेंट जो घरेलू बचत होती है, बचत यहाँ पर जुटाई जाती है, बचत से मतलब जुटा जाता है। और यह स्थिर आय और बाजार स्थिरता बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। तो यही वो आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक बनाती है। ये कथन यहाँ पर भी सही हो जाता है। हमारे यहाँ पर आंसर जो केवल मतलब 1 और 2 ये दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। बजट के साथ साथ वित्त मंत्री संसद के समक्ष अन्य दस्तावेज पेश करते हैं, जिनमें माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी शामिल है। यह प्रयुक्त दस्तावेज इसलिए प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह निम्नलिखित द्वारा अनिवार्य है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट FRBM, यह FRBM एक्ट के तहत हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति वित्त मंत्री द्वारा संसद में बताई जाती है। ठीक है, ये जो हमारा राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 है, FRBM एक्ट, इसके तहत इसे संसद के समक्ष जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तब इसको जारी मतलब वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। फिर इस स्टेटमेंट में क्या क्या बताया जाता है? तो देखिए, इस स्टेटमेंट में भारतीय विकास की संभावना, भारतीय विकास की संभावना यहाँ पर बताई जाती है। ये थोड़ा यहाँ पर भारतीय विकास की संभावना यह बताई जाती है। फिर दूसरी बात यहाँ पर बताई जाती है, बजट बनाने में क्या क्या अवधारणाएं यूज की गई, क्या बजट बनाने में अपनाई गई अवधारणा, इनको यहाँ पर बताया जाता है। फिर तीसरी बात यहाँ पर बताई जाती है, यहाँ पर तीसरी बात ये बताई जाती है कि गवर्नमेंट का राजकोषीय लक्ष्य क्या है। राजकोषीय लक्ष्य यहाँ पर बताया जाता है। ये 3 बातें यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, FRBM एक्ट के तहत इसका प्रावधान किया गया है। तो देखिए, मतलब यहाँ पर बाकी ऑप्शन के बारे में अगर चर्चा करें तो लंबे समय से चली आ रही है संसदीय परंपरा है। जी नहीं, ऐसे कोई मतलब परंपरा नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 और 110 नहीं, 112 के तहत राष्ट्रपति बजट राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है, मतलब वित्त मंत्री के माध्यम से। और 110 एक यह एक वित्त विधेयक है जहाँ पर वित्तीय मतलब जो करों का बजट के अलावा अन्य बातों का वहां पर जिक्र किया जाता है। और जो भारतीय अनुच्छेद का 113 है, 113 यह विविध अनुदानों के बारे में चर्चा करता है, जो संसद के समक्ष राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश से ही रखे जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में गैर वित्तीय ऋण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जानने की बात है कि गैर वित्तीय ऋण क्या होता है। गैर वित्तीय ऋण यह होता है जो वित्तीय संस्थानों के अलावा, वित्तीय संस्थान मतलब बैंकों से अलावा अन्य जगह से लिया गया ऋण, संस्थान के अलावा लिया ऋण।
ये इसमें शामिल होता है। देखिए परिवार द्वारा लिया गया आवास ऋण ये भी इसमें शामिल होता है जी, बिल्कुल सही। क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि ये भी इसमें शामिल होता है जी, बिल्कुल सही बात है। और ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट द्वारा जारी की जाती है वो भी इसमें आते हैं जी, बिल्कुल सही। ये तीनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। फिर हम आगे क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी संस्थाओं द्वारा लिया गया है। देखिए मतलब ये लिया गया है नहीं लिया गया इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। विदेशी ऋण, देखिए कथन गलत है क्योंकि विदेशी सरकारी संस्थाओं द्वारा क्या अधिकांश ऋण विदेशी सरकारी संस्थाओं द्वारा लिया गया है जी, नहीं। देखिए भारत मतलब ये ऋण इसमें कौन कौन शामिल है, तो स्टेट एंड राज्य सरकार का ऋण मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऋण है इसमें शामिल आता है इसमें। फिर भारतीय निगम कंपनियां, भारतीय निगम कंपनियां, फिर उसके बाद आता है भारतीय व्यक्ति, इनके द्वारा यह अधिकांश ऋण लिया गया है। ठीक है, केवल मतलब सरकारी संस्था द्वारा ही नहीं लिया जाता है। देखिए ये इसमें क्या है, अन्य सरकार भी लेते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार भी लेती है, भारत की कुछ अन्य कंपनी वो भी ऋण लेती है, भारतीय व्यक्ति भी इसमें ऋण लेते हैं। केवल सरकारी संस्था इसमें शामिल नहीं रहती है, बाकी अदर पर्सन इसमें शामिल रहती है। इसे कारण पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। भारत का सारा विदेशी ऋण अमेरिकी डॉलर में है जी, नहीं, ये बात भी यहाँ पर गलत है। यूरोपियन यूरो, उसके बाद येन, उसके बाद अन्य रूप जो मतलब एसडीआर में शामिल है, रूबल वगैरह जो हो गया, उसमें अन्य जो करेंसी या स्ट्रॉन्ग करेंसी उनके माध्यम से भी हम ऋण लेते हैं। तो केवल अमेरिकी डॉलर में हमारा ऋण है ऐसा नहीं है, इसी कारण कथन गलत हो जाए दोनों को दोनों यहाँ पर। 2018 का क्वेश्चन है, वही दोबारा क्या एफआरबीएम एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति की रिपोर्ट ने 2023 तक सामान्य सामान्य संयुक्त सरकार के लिए 60% जीडीपी के अनुपात के लिए ऋण की सिफारिश की है, जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकार के लिए 20% शामिल है जी, बिल्कुल ये यहाँ पर बात सही हो जाती है। एफआरबीएम समीक्षा अब यहाँ पर पता है एफआरबीएम समीक्षा समिति जो गठित की गई जिसके बारे में हम थोड़ा जानने की जरूरत है। यह एनके सिंह एनके के अध्यक्ष में यह लगभग समिति स्थापित की गई थी जो 2017 में गठित की गई थी। और इन्होंने क्या कहते हैं एफआरबीएम एक्ट के संबंध में अपना जीडीपी के अनुपात में हमारा डेट रेशियो कम करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे, और उसके अनुसार ये बातें कही गई थी कि केंद्र सरकार का लगभग 40% होना चाहिए उनके जीडीपी का, और राज्य सरकार के लिए 20% कहा गया था। राज्य सरकारों के जीडीपी का 49% 49% की तुलना में, और केंद्र सरकार की घरेलू देनदारी जीडीपी के 21% होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए कहा गया था कि आपका लगभग 23% होना चाहिए। ठीक है, और जो केंद्र सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए लगभग कितना कहा गया था, 46% कहा गया था लगभग। ठीक है, इसी कारण दूसरा कथन गलत हो जाता है यहाँ पर। भारत का संविधान के अनुसार किसी भी ऋण को बढ़ाने के लिए राज्य के लिए केंद्र सरकार की सहमति लेना अनिवार्य है, यदि पूर्व की बाद वाले या पूर्व में बाद वाले के लिए कोई देनदारी है जी, बिल्कुल सही। ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है क्योंकि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 293(3), इसके तहत धन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार जो है वो पूर्ण तरीके से केंद्र सरकार की मंजूरी पर निर्भर है। इसी कारण हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही की जाती है। देखिए वो कार्रवाई क्या वो देखते हैं, लेकिन घाटे का बजट एक्चुअल में होता क्या है वो एक बार देख लेते हैं। जहां पर हमारी राजस्व प्राप्तियां कम है, राजस्व व्यय से, राजस्व व्यय मतलब हमारा राजस्व ज्यादा है,
जितना आमदनी आ रही है उतना उससे ज़्यादा हम खर्चा कर रहे हैं, मतलब आमदनी अटन नहीं खर्चा रुपया जाए, ऐसा हो जा रहा है। जहाँ पर दूसरी बात है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय या फिर पूंजीगत आय। 1 सेकंड, थोड़ा सा इसको मैं सही सही लिखता हूँ। ये व्यय में यह क्या पर चाहिए, पूंजीगत प्राप्तियाँ हमारी कम है राज्य पूंजीगत व्यय से, सॉरी ज़्यादा है, कम है, कम पूंजीगत व्यय से। इस स्थिति में हमारा घाटे का बजट रहता है, जहाँ पर हम राजस्व प्राप्तियाँ हमारी कम रहती है राजस्व व्यय से, और पूंजीगत प्राप्तियाँ भी हमारी कम रहती है पूंजीगत व्यय से। इस स्थिति में हमारा घाटे का बजट रहता है। तो वही अब है हमें क्रम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वही राजस्व व्यय में हमें वृद्धि करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। अगर हम राज्य यहाँ पर क्या घाटे, हाँ, घाटे को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम राजस्व व्यय करते हैं तो फिर हमारा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ से हमें बाकी लोगों को मतलब रोजगार वगैरह मिलेगा, तो हमें लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वही निवेश वगैरह प्राप्त होगा। नई कल्याणकारी योजना शुरू करनी चाहिए, जी नहीं। अगर हम नई कल्याणकारी योजना शुरू करते हैं तो हमारा राजस्व व्यय और ज़्यादा बढ़ेगा और हमें वहाँ से प्राप्तियाँ कमी होगी। हमें राजस्व व्यय कम करना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब वहाँ पर कम करना चाहिए जो हमारा ज़्यादा हो रहा है। नई कल्याणकारी योजना शुरू करेंगे तो मतलब हमारा पैसा और खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा, इसी कारण दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाती है। सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना चाहिए, जी बिल्कुल सही। जहाँ पर आवश्यक है वहीं पर सब्सिडी देनी चाहिए, अनावश्यक चीज़ों से सब्सिडी को हटाना चाहिए। आयात शुल्क कम करना चाहिए। जी देखिए, अगर हम आया ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि अगर हम आयात शुल्कों को अगर हम क्या बोलते हैं कम करेंगे तो हमारे घरेलू उद्योग यहाँ से हतोत्साहित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर से आयात शुल्क अगर देखो बाहर से कोई वस्तु आ रही है, हमने हमारे घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए वहाँ पर उसको ज़्यादा टैरिफ मतलब क्या टैक्स लगाए, इसी कारण वो वस्तु हमारे घरेलू बाजार में महंगी बन रही है और लोगों को ज़्यादा महंगी मिल रही है। इसी कारण लोग उस वस्तु को खरीदने से बजाय हमारे घरेलू मार्केट में बनी हुई वस्तु को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हम आयात शुल्क को अगर कम करेंगे तो वस्तु सस्ती हो जाएगी और हमारा घरेलू बाजार डूब जाएगा ना, इसी कारण आयात शुल्क को कम करना ही गलत उपाय है। इसी कारण यहाँ पर हमारा अगर हम ये भी देखें कि तीसरा कथन हमारे यहाँ पर सही होता है, तो 1 और 3 हमारे यहाँ पर सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या भारत सरकार की पूंजी बजट में शामिल है। देखिए पूंजी बजट में क्या क्या शामिल है, वो एक बार देखने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पूंजी बजट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए इकोनॉमिक में हमें पीवाईक्यू से ज़्यादा उनके की टर्म में ज़्यादा फोकस करना होता है कि ये कीवर्ड ही हमें मतलब सारा हमारा आंसर निकालने में मदद करती है। पूंजीगत बजट एक्चुअल में होता क्या है, देखिए पूंजीगत प्राप्तियां जो हमने ऊपर देखी, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, ठीक है। देखिए पूंजीगत व्यय से क्या होती है, स्थायी संपत्ति का सृजन होता है और एक दीर्घकालिक निवेश होता है। ठीक है, स्थायी संपत्ति का यहाँ से सृजन होता है। स्थायी संपत्ति का सृजन होता है, ठीक है, और हमें निरंतर वहां से कुछ ना कुछ राजस्व प्राप्त होता ही रहता है। और अन्य या फिर अन्य वित्तीय उपकरण द्वारा शामिल धन भी इसमें शामिल रहता है। ठीक है, तो हमारे उस तरीके से हमने पूंजीगत व्यय कहाँ पर किया, उसमें क्या क्या शामिल है वही हमें बताना है। तो सड़क, भवन, मशीनरी आदि जैसे परिसंपत्ति का अधिग्रहण पर किया गया व्यय, तो जी बिल्कुल सही हमारे पूंजीगत प्राप्ति में आता है। क्योंकि देखो अगर सड़क, भवन या फिर हम निर्माण करते, सड़क अगर निर्माण करते उससे हम टैक्स कलेक्शन करते, हमारे यहाँ से पूंजीगत प्राप्तियाँ आ रही है। भवन का निर्माण करते हैं तो फिर उसको मान लीजिए अगर उससे भी हमें उसका रेंट वगैरह आता है। अगर हम क्या कहते हैं भारत में कोई मशीनरी इंपोर्ट करते तो उससे जो वस्तु सृजित होगी उसको बेचने से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। इसी मतलब हमारा ये परिसंपत्ति को ग्रहण कर दीजिए, बिल्कुल सही। विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, देखिए अगर हम विदेशी सरकार से ऋण प्राप्त करते हैं तो बाद में हमें ब्याज भी देना पड़ेगा। मतलब भारत में यहाँ पर हमें ऋण मिल रहा है लेकिन उससे हमारा पैसा भारत में बाहर बाहर जा रहा है, इसी कारण ये इसमें नहीं आता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदेशों को दिया गया ऋण और अग्रिम, देखिए
ये बजट में दिया जाता है, लेकिन इससे वो लोग क्या मतलब उससे हमें दोबारा वापस रिटर्न ज़्यादा पैसा बढ़ा कर तो नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन इन्हें क्या कहते हैं, शामिल इन्हें हमें बजट में शामिल करते, इसी कारण ये इसमें पूंजीगत प्राप्ति में हमारे नहीं आता, इसी कारण हमारे यहाँ पर कथन केवल एक सही हो जाता है। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्व राजस्व विभाग केंद्रीय बजट की तैयारी करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे संसद में पेश किया जाता है। ओह, थोड़ा क्वेश्चन का सीक्वेंस हमारा सही क्वेश्चन, बिल्कुल सही। राजस्व विभाग केंद्रीय बजट की तैयारी करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे संसद में पेश किया जाता है। जी नहीं, आपने भी अपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि बजट पेश करने के लिए मतलब कौन जिम्मेदार है? आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और वो उन्हीं के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये किसके अंतर्गत काम करता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। ठीक, इसी कारण पहला कथन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना भारत की समेकित कोष से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर मतलब वोटिंग के लिए आवश्यकता होती है। सार्वजनिक खाते से किए गए सभी संवर्तनों को भारत की संसद से प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। केवल संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए वोटिंग की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मतलब संसद की प्राधिकरण मतलब अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी कारण हमारा यहाँ पर केवल दो ही ऑप्शन सही हो जाता है। सार दर सार घाटे का बजट हो रहा है। मुझे लगता है हमने क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। ये देखो, हमने क्वेश्चन अभी भी यहाँ पर चर्चा कर लिया था। ओहो, देखिए पीवाईक्यू करने का यही फायदा होता है। 2016 में ये क्वेश्चन आ गया था, और एज इट इज कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया शायद। देखो यहाँ पर साल दर साल घाटे का बजट हो रहा है, घाटे को कम करने के सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए? ये 2015 क्वेश्चन, अभी हमने इस क्वेश्चन पर चर्चा कर लिया। और जहाँ पर मतलब वहाँ पर ये 2015 में पूछा गया, वो सेम क्वेश्चन ऑप्शन को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर 2016 में दोबारा रिपीट कर दिया गया था। वही राजस्व व्यय को कम करना चाहिए, बिल्कुल सही। कल्याणकारी योजना शुरू करनी चाहिए। कल्याणकारी योजना अगर शुरू करेंगे तो हमारा और राजस्व वही व्यय बढ़ेगा, लेकिन उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी, इसी कारण ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा, सब्सिडी को युक्तिसंगत करना चाहिए, जी बिल्कुल सही। और उद्योगों का विस्तार करना चाहिए, जी बिल्कुल सही। नहीं, उद्योगों का विस्तार करेंगे, लेकिन इसको क्या कहते हैं, सभी क्षेत्रों को लाभ थोड़ी पहुंचाएगा। इसमें राजस्व आय बढ़ेगा, लेकिन नौकरियों का सृजन होगा, लेकिन अल्पावधि के लिए राजस्व घाटे को यह कम नहीं कर सकता है अल्पावधि में। इसी कारण ये यहाँ पर चौथा कथन गलत हो जाता है, और हमारा 1 और 3 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें कहा गया है कि गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, गैर योजनागत व्यय इसमें क्या शामिल है? देखिए, गैर योजनागत व्यय होता है पूर्व से चली आ रही योजनाओं के अलावा अन्य बातों पर किया गया व्यय, अन्य बातों पर किया गया व्यय इसमें शामिल होता है गैर योजनागत व्यय में। तो देखिए, चलिए देखते हैं। तो रक्षा व्यय, जी बिल्कुल सही, इसमें यह आता है। ये नियोजित, लेकिन देखो ये नियोजित विकास से संबंधित व्यय नहीं है, लेकिन मतलब ये नियोजित विकास से संबंधित व्यय नहीं, रक्षा व्यय इसमें डाला गया है। ब्याज का भुगतान, जी ब्याज का भुगतान, वेतन और पेंशन, सब्सिडी। देखिए, इस गतिविधि में किया गया, ये जो सारी गतिविधि इसमें किया गया जो व्यय, वो सीधा खर्चे के क्या कहते हैं, सीधे सीधे नियोजित विकास में नहीं आता है, लेकिन इसका लाभ जो हो दीर्घकाल में हमें दिखाई पड़ता है। अगर हम ब्याज का भुगतान करेंगे तो फिर हमारे ऊपर जो लायबिलिटी थी वो कम हो जाएगी। वेतन या पेंशन देंगे तो तोड़ करके वो पैसा जो वो अर्थव्यवस्था में वापस घूम फिर कर अर्थव्यवस्था में आ जाएगा।
अगर हम सब्सिडी देते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो उत्पाद को सस्ता बनाती है, इसी कारण बाद में इसका दीर्घकालिक लाभ होता है। तो ये चारों के चारों क्या कहते हैं, गैर नगद व्यय में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है, इसमें से क्या है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं घाटे का वित्त पोषण क्या होता है। घाटे का वित्त पोषण मतलब देखो, सरकार को जो घाटा हो रहा है उसको पूरा किस किस तरीके से किया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट को हो रहा घाटा, गवर्नमेंट को हो रहा घाटा, इसकी पूर्ति जो है, इसकी पूर्ति लगभग तीन तरीकों से की जाती है। यहाँ पर सबसे पहला तरीका है अधिक नोटों की छपाई करना। अधिक नोटों की छपाई मतलब इसको मौद्रिक घाटा कहते हैं। मान लीजिए आपका खर्चा जो है वह लगभग 150 रुपये होगा, लेकिन आपका खर्चा 150 रुपये होगा, लेकिन जो आपकी इनकम थी वह थी 100 रुपये है। मतलब आपको लगभग 50 रुपये का घाटा आ गया। इस 50 रुपये का घाटा आप कैसे पूरा करोगे? तो आप 50 रुपये की ज़्यादा एक्स्ट्रा नोट छापोगे। तो ये इस तरीके से नोटों की छपाई कर दी जाती है। लेकिन इससे बाद में क्या होता है, बाद में और मुद्दा क्या कहते हैं, फिर और महंगाई बढ़ती है। इसी कारण ये तरीका आजमाना कुछ सही नहीं है। दूसरी यहाँ पर है कि बाहरी ऋण लेना। देखिए बाहरी अगर ऋण लेंगे तो हमें बाद में उसका ब्याज देना पड़ेगा, ऋण पूरा मूलधन से वापस करना पड़ेगा, हमारी फिर लायबिलिटी बढ़ती जाती है। तीसरा यहाँ पर तरीका है घरेलू क्षेत्र से उधार लेना। घरेलू क्षेत्र से उधार लेना। देखिए इन तीन तरीकों से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है। तो देखिए अब हम बाकी ऑप्शन के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। तो वही घाटे के वित्त पोषण का उपयोग संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है। कौन से तरीके से? देखिए आर्थिक विकास करने के लिए, जी बिल्कुल सही। देखिए अगर आर्थिक विकास किया जाएगा, लोगों की आय बढ़ेगी। लोगों की अगर आय बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, आगे पैसा निवेश करेंगे। आगे पैसा निवेश करेंगे तो फिर उद्योग धंधा बढ़ेंगे। उद्योग धंधा बढ़ेंगे तो फिर लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोगों की फिर दोबारा से आय सृजित होगी और दोबारा लोगों का निवेश, वही पूरा अर्थव्यवस्था का चक्र दोबारा शुरू हो जाएगा। तो आर्थिक विकास करना, घाटे का वित्त पोषण का उपयोग संसाधन जुटाने के लिए मतलब ये अच्छे तरीके से इसका है। देखिए अगर हम सार्वजनिक व्यय का मोचन करेंगे, मतलब हम सार्वजनिक ऋण अगर हम क्या कहते हैं कम करेंगे, तो देखिए लोगों को आसानी से ऋण मिलेगा नहीं और फिर मतलब लोग निवेश नहीं कर पाएंगे तो वही पूरा अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो पूरा मुड़ जाएगा। शेष भुगतान समायोजित करना मतलब देखिए क्या आपके पास, आपको किसी को उधार वापस करना था और आप जो आपको उधार वापस करना था आप उसी का उपयोग अपना घाटे वित्त पोषण पर लगा रहे, तो आपके ऊपर क्या होगा, उधार और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, विदेशी ऋण को कम कर लेना। अगर हम विदेशी ऋण को अगर कम कर लेते हैं तो हमारे देश का आर्थिक विकास कैसे लेगा? मान लीजिए हमारे पास डॉलर कम बचेगा तो फिर हम बाकी हमारा जो अदर फॉरेन रिजर्व है तो उससे कैसा पूरा मेंटेन करेंगे? 1991 की कंडीशन क्या हो गई थी, वहाँ पर हमारा फॉरेन रिजर्व कम पड़ गया ना। इसी कारण ये भी ऑप्शन सही नहीं होता है। यहाँ पर सटीक ऑप्शन ए हो जाता है। भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के तरीके में से कौन कौन से आते हैं? सार्वजनिक वित्त, तो देखिए हम यहाँ पर एक की टर्म है यहाँ पर सार्वजनिक वित्त। तो ये लोगों का पैसा, सार्वजनिक वित्त क्या होता है? लोगों का पैसा गवर्नमेंट अपने पास जमा कर लेती है। गवर्नमेंट के पास अपने पास उनका जमा होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास जमा होता है, मतलब संचित निधि, संचित और आकस्मिक निधि के रूप में। ठीक है, तो वही इसको संसदीय नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है? तो इस संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है, जो बिल्कुल सही, मतलब बजट रखा जाता है और किस तरीके से हमारा खर्चा होगा, हम आगे क्या क्या करने वाले हैं वो इसके बारे में बताया जाता है।
विनियोग विधेयक पारित होने के बाद भारत की समेकित निधि से धन निकल जाता है, जी बिल्कुल सही। वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया जाता है और उन्हीं की तरीके से सरकार का जो खर्चा है वो वहाँ पूरा किया जाता है। अनुपूरक अनुदान और अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान अनुदान का प्रावधान, जी बिल्कुल सही, ये भी इसमें इस तरीके से पूरा किया जाता है। लेखानुदान क्या होता है, जब मतलब आगे हम एक क्वेश्चन आएगा लेखानुदान, वहाँ पर डिटेल्स उसकी चर्चा करेंगे। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा व्यापक आर्थिक पूर्वानुमानों और व्यय के खिलाफ सरकार के कार्यक्रम के आवधिक या कम से कम मध्य वर्ष की समीक्षा। देखिए 2000, देखिए क्वेश्चन 2012 के 2012 तक के ऐसा कोई प्रावधान नहीं था एफआरबीएम वगैरह, जो आर्थिक मतलब बीच में हमें हमारा आगे विकास कैसा रहेगा, हमारा अभी विकास कैसा है, उसके बारे में 2012 तक ऐसा कोई नहीं था। संसद में वित्त विधेयक पेश करना, जी बिल्कुल सही, ये भी है। आगामी वित्त वर्ष के लिए हम क्या क्या खर्चे करने वाली सरकार के पूछा, सरकार का खर्चा पूरा करने के लिए इसको पारित किया जाता है। तो वही हमारा 1, 2, 3 और 5 ही हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। वही हमारा आगे क्वेश्चन, लेखानुदान और अंतरिम बजट में अंतर क्या होता है। देखिए ये दो टर्म हम देख लेते एक बार। लेखानुदान क्या होता है, सरकार चुनाव से पहले अपने खर्चे पूरा करने के लिए सरकार जो अपने खर्चे पूरा करने के लिए जो पैसा आवंटित करती, वही पूरा करने के लिए लिया जाने वाला पैसा, ठीक है। और अंतरिम बजट क्या होता है, अंतरिम बजट ये होता है जिस साल, मतलब ये उस साल पेश किया जाता है जब सरकार उस समय चुनाव में उतरने वाली है। और सरकार जो अंतरिम बजट है, जब तक मतलब नई सरकार चुनकर नहीं आती तब तक के लिए ही पैसा आवंटित करती है, उस समय तक बजट बजट प्रस्तावित करती है। उसके बाद नई सरकार उस अंतरिम बजट के साथ आगे बढ़ सकती है या फिर नया अपना बजट पारित कर सकती है, ठीक है। वही लेखानुदान का प्रावधान नियमित सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन अंतरिम बजट का प्रावधान जिसका उपयोग कार्यवाहक सरकार के अनुदान किया जाता है, जी नहीं, नियमित सरकार द्वारा नहीं, अंतिम सरकार द्वारा इसका, या कार्यवाही अंतिम सरकार द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसी कारण पहला कथन गलत हो जाता है यहाँ पर। ओहो, दूसरा, लेखानुदान केवल सरकारी बजट में व्यय से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट व्यय और प्राप्ति दोनों शामिल होती है, जी बिल्कुल से दूसरा कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। 2011-12 के बजट में जैव आधारित बायोडामर को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, छूट दी गई। इस सामग्री का क्या महत्व है। देखिए ये मतलब उस टाइम करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये एक पारंपरिक डामर के विपरीत जैव डामर जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं है, जी बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन ये हमारे जहाँ पर हमें जानना नहीं, हमें लगभग मूल सीमा शुल्क इसके बारे में जानना है। मूल सीमा शुल्क क्या होता है, जो भारत में आने वाला कोई आयातित वस्तु है उसके ऊपर सीमा शुल्क लगाया जाता है, ताकि घरेलू बाजार को उससे थोड़ा संरक्षित किया जाए, वो मूल सीमा शुल्क होता है। फिर 2011 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय प्रोत्साहन का उपयुक्त उपयुक्त क्या कहते हैं वर्णन करता है। अब हमें यहाँ पर देख लेना है कि राजकोषीय प्रोत्साहन होता क्या है। यहाँ पर हमारा की टर्म यही है सबसे पहले। वन सेकेंड, राजकोषीय वित्त प्रोत्साहन। देखिए देशों को निरंतर घाटा होता रहता है, ठीक है। देशों को निरंतर घाटा होता रहता है, उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाता है कि मतलब किस तरीके से अपना घाटे का वित्त पोषण कर सकते हैं, उसी को राजकोषीय घाटे, ताकि हमारा राजस्व आय बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उसको राजकोषीय हम वित्त क्या उठाए गए कदमों को ही हम राजकोषीय प्रोत्साहन कहते हैं। तो वही यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए
वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विनिर्माण क्षेत्रों को सरकार द्वारा दिया गया एक बड़ा निवेश है। देखिए, केवल हम अकेले एक विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर या उनको निवेश देकर पूरे राजकोषीय घाटे को राजकोषीय आय को बढ़ावा नहीं मतलब बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इसी कारण ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। यह देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्रवाई है। जी बिल्कुल सही, पूरी आर्थिक गतिविधि के यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। यह आर्थिक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कृषि और सामान्य क्षेत्रों को ऋण वितरित करने के लिए वित्तीय संस्थानों पर सरकार की गहन कार्यवाही। जी देखिए, खाद्य मुद्रास्फीति को केवल नियंत्रित करने से हमारा राजकोषीय आय बढ़ेगी नहीं, इसी कारण ये पण यहाँ पर गलत उत्पादन हो जाता है। यह वित्तीय समावेशन की अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई एक अत्यधिक सकारात्मक कार्रवाई। देखिए, वित्तीय समावेशन क्या होता है? देश के हर नागरिक तक बैंक मतलब पैसा जो वित्तीय मध्यस्थ है, जो बैंक अकाउंट है वो मुहैया करना। देखिए, अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो लोगों के पास बैंक अकाउंट खुलाकर क्या करेंगे, उसमें पैसा नहीं रहेगा, तो इसी कारण ये भी कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। भारत की समेकित निधि से धन निकालने का प्राधिकरण कहाँ से आना चाहिए? समेकित निधि क्या होती है? जहाँ पर गवर्नमेंट की सारी प्राप्ति यहीं पर जमा होती है समेकित निधि में, और उसको मतलब क्या बोलते हैं, वापस निकालने के लिए वो कहाँ से निकाल जाते हैं? वही संसद। तो वही भारत की संसद थी, भारत की संसद उसकी अनुमति लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। भारतीय व्यवसाय के संचालन के लिए करों और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व कहाँ जमा किए जाते हैं? वही अभी हमने देखा कि जमा समेकित निधि में इनको जमा कर दिया जाता है। वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा कब पारित नहीं किया जाता? देखिए, वही मतलब अगर मंत्रिपरिषद ही मंत्रिपरिषद या फिर सरकार सत्ता में नहीं रहेगी तो वार्षिक बजट कैसे पारित किया जाएगा? इस तरीके से देखिए, हमने 2011 तक के क्वेश्चन को देख लिया है। अब हम देखिए, अब हमारे पास समय तो इतना नहीं रहा है, क्योंकि लगभग सेशन बड़ा हो गया है, आधे घंटे से ऊपर चला गया है। तो कल जो है हम मैक्रो इकोनॉमी और बजट के जितने भी लगभग 2010 से लेकर 1995 तक के जितने क्वेश्चन बाकी है उनको कल की सेशन में पूरा करेंगे। और आपका इस सेशन तक यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं कल की सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।